हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पहले सेमेस्टर की आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी सेकंड का सब्जेक्ट है। तो अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसीवेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, आज हम आपको हजारों साल पीछे ले जाएंगे, उस समय जब भारत में न तो संसद थी, न विधानसभा थी, न ही कोई आधुनिक लोकतंत्र था, लेकिन जनता की आवाज सुनने के लिए दो अद्भुत संस्थाएं थी, एक आपकी सभा, दूसरी आपकी समिति थी। ये न केवल आपके प्राचीन सब व्यवस्था की रीढ़ थी, बल्कि लोकतंत्र की पहली सांस भी यहीं से चली थी। तो आइए जानते हैं इन संस्थाओं का जन्म, विकास और उनकी भूमिका कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पहले सेमेस्टर के आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट की फोर्थ यूनिट के इस लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने थर्ड यूनिट के इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, और जो आज की हमारी यूनिट रहने वाली है वो हमारी सभा और समिति को लेकर रहने वाली है। तो इसमें हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देखेंगे। परिचय में हम आपका यही समझेंगे, सभा और समिति प्राचीन वैदिक काल की दो सबसे महत्वपूर्ण जन संस्थाएं थी। ये संस्थाएं राजा के शासन को नियंत्रित करती थी और निर्णय लेने में जन भागीदारी सुनिश्चित करती थी। तो जो सभा और समिति थी वे आपकी दो प्रकार की एक ऐसी संस्थाएं थी, वे आपकी जन संस्थाएं थी जो कि आपकी प्राचीन वैदिक काल में चलती थी। तो यही जो संस्थाएं थी यही राज्य के शासन को नियंत्रित करती थी। जिस तरीके से हमारे आज के समय में आधुनिक समय में संसद है, उसी तरीके से वैदिक काल में ये सभा और समिति थी। तो इनका उल्लेख ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में मिलता है। ये संस्थाएं बताती है कि प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक सोच, जन सहभागिता और सलाह आधारित शासन की परंपरा बहुत पहले से मौजूद है। तो जो आपकी जो ये संस्थाएं थी, ये संस्थाएं हमें यही बताती है कि जो प्राचीन काल था उसमें लोकतांत्रिक सोच, जनभागिता और सलाह आधारित शासन की जो परंपरा है वो पहले भी आपके वैदिक काल में भी मौजूद थी। और सभा और समिति का उद्देश्य यही होता था कि राज्य के शासन को नियंत्रित करना और निर्णय लेने में जन भागीदारी सुनिश्चित करना, यही आपके सभा और समिति का उद्देश्य होता था। तो सभा आमतौर पर वरिष्ठ जनों की संस्था थी, जबकि समिति जन समूह की प्रतिनिधि संस्था थी। दोनों का काम शासन को दिशा देना, राजा का चयन करना, युद्ध और न्याय जैसे मामलों पर राय देना होता था। तो जो सभा थी वो वरिष्ठ और अनुभवी लोगों की परिषद होती थी, और जो आपकी समिति थी वो आपकी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था थी। तो इन दोनों के होने से जो प्राचीन भारत है उसमें शक्ति का केंद्रीकरण रोका जाता था और जनता की राय को इनकी वजह से ही महत्व दिया जाता था। तो ये तो हमने आपका सभा और समिति का एक छोटा सा परिचय देख लिया। परिचय देखने के बाद हम आपका देखेंगे जो हमारे उत्पत्ति और विकास के कैसे हुई, जो आप सभा की उत्पत्ति और सभा का विकास कैसे हुआ, जो सभा और समिति है दोनों की उत्पत्ति और विकास किस तरीके से हुआ उसको देख लेते हैं। तो सभा और समिति की उत्पत्ति वैदिक काल में मानी जाती है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच का समय था। उस समय समाज जनजातीय प्रकृति का था और शासन व्यवस्था जन आधारित थी। तो जो ये संस्थाएं थी इनकी उत्पत्ति आपकी वैदिक काल में हुई थी, जो कि आपकी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। तो उसी टाइम पे इन संस्थाओं की उत्पत्ति हुई जब समाज में जनजातीय स्वरूप था। इन संस्थाओं का निर्माण समाज के सामूहिक हित और निर्णय के लिए हुआ। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा ये संस्थाएं भी विकसित होती गई। बाद में महाजनपद काल और बौद्ध काल में इनका प्रभाव कम होता गया, लेकिन इनसे गणराज्य, सभा परिषद, पंचायत जैसी परंपराएं विकसित हुई। जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, समाज बदलता गया, समाज आगे बढ़ा,
तो इसमें सभा और समिति भी विकसित होती चली गई। महाजनपद काल और बौद्ध काल में इनका प्रभाव कुछ कम हो गया था, लेकिन इनसे प्रेरित होकर जो गणराज्य थी, जो पंचायत थी और जो अन्य जन संस्थाएं थी, उन सभी का विकास हो गया था। तो कल्पना कीजिए आप एक गांव जहां युद्ध छेड़ने का सवाल उठता है, तो राजा अपनी मर्जी से निर्णय नहीं ले सकता, उसे सभा और समिति से राय लेनी पड़ती थी। अगर जनता युद्ध के खिलाफ है तो राजा को मानना ही पड़ता था। यही था आपके असली जन सहभागिता का एक रूप। तो इसी प्रकार से हमने आपका सभा और समिति का जो उत्पत्ति है, जो उसका विकास हुआ, उसको देख लिया। उसके बाद हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो हमारा सभा को लेके आता है। इसमें हम सभा को समझेंगे। तो जिस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं, सभा आपका इसी तरीके से होती थी, मतलब एक आपका मुख्य होता था सभा का, और आसपास आपके बहुत सारी जनता होती थी। तो यही सभी मिलकर आपका जन सहभागिता निभाते थे। तो सभा प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था थी, जिसका उल्लेख वेदों, विशेषकर ऋग्वेद में मिलता है। यह आमतौर पर वरिष्ठ, अनुभवी, बुद्धिमान और कुलपति वर्ग की एक परिषद होती थी, जो राज्य के महत्वपूर्ण निर्णयों में राज्य की सहायता करती थी। तो जो सभा थी वो प्राचीन भारत की एक छोटी लेकिन अत्यंत प्रभावशाली संस्था मानी जाती है। इसमें आमतौर पर बुजुर्ग, अनुभवी, बुद्धिमान और जो कुलपति वर्ग के लोग हैं, वे सभी सभा में शामिल होते थे। तो सभा का कार्य था राजा को सलाह देना, न्यायिक कार्य करना, युद्ध के विषय में निर्णय देना और शासन संबंधी महत्वपूर्ण मामलों में मार्गदर्शन करना। सभा का विचार शक्ति का विकेंद्रीकरण और जनमत आधारित शासन की शुरुआत मानी जाती है। तो जो सभा का कार्य होता था, वो मुख्य कार्य यही होता था कि राजा को सलाह देनी, न्यायिक मामलों में निर्णय लेना, युद्ध और शांति के मुद्दों पर विचार करना और शासन से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण मामले थे उनमें मार्गदर्शन देना, ये सभी आपका सभा का मुख्य कार्य माना जाता था। तो जो सभा का स्वरूप था वो कुछ वैसा था जैसे आज की जो राज्यसभा है, अनुभव और स्थिरता का प्रतीक। तो उसको ही हम एक तरीके से कह सकते हैं, जो सभा का आधुनिक रूप है उसको हम राज्यसभा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो ये तो हमने आपका सभा देख लिया कि सभा किस तरीके से थी, कौन कौन लोग सभा में शामिल होते थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो हमारा समिति का आता है। अब हम समिति को देख लेते हैं। तो समिति वैदिक काल की दूसरी महत्वपूर्ण जनसंस्था थी। इसका स्वरूप सभा से अधिक व्यापक और लोकतांत्रिक था। इसमें आम जन, विशेषकर योद्धा वर्ग और सामान्य पुरुष शामिल होते थे। समिति को जनमत की वास्तविक प्रतिनिधि संस्था माना जाता था। तो जो समिति है वो एक व्यापक और लोकतांत्रिक संस्था थी, और इसमें जो शामिल होते थे, इसमें विशेषकर योद्धा वर्ग, सामान्य पुरुष, ये सभी इसमें शामिल होते थे। समिति का कार्य था राजा का चयन, उसकी नीतियों पर निर्णय, युद्ध की अनुमति देना और शासन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग लेना। समिति वास्तव में एक प्रकार की लोकसभा या जन परिषद थी, जो सीधे जनता की भागीदारी को दर्शाती थी। तो जो समिति थी उसका मुख्य कार्य यही था कि राजा का चुनाव करना, नीतियों पर निर्णय देना, युद्ध की अनुमति देना या शासन के जो बड़े फैसले उन सभी में समिति का भाग होता था। तो समिति सीधे जनता की भागीदारी का प्रतीक थी, जैसे आज की लोकसभा हो गई। यह वे जगह थी जहां जनता अपनी राय खुलकर व्यक्त करती थी। तो आप एक तरीके से समझिए, जो हमारी सभा है वो हमारे पहले की जो सभा है वो हमारे उसका सभा का आधुनिक जो रूप है वो हमारी राज्यसभा हो गई, और जो हमारी समिति है उसका जो आपका अब का रूप हो गया, आधुनिक रूप हो गया, वो हमारा लोकसभा हो गई। तो ये जो राज्यसभा और लोकसभा है ये उसका ही एक प्राचीन वर्जन है। तो ये तो हमने आपका सभा और समिति को देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो हमारा आता है सभा और समिति के मध्य संबंध। तो सभा और समिति दोनों ही वैदिक काल की महत्वपूर्ण जनसंस्थाएं थी। ये दोनों मिलकर शासन में संतुलन, जनमत और नियंत्रण का कार्य करती थी। तो जो सभा और समिति थी ये दोनों ही शासन में संतुलन, जनमत और नियंत्रण का कार्य करती थी। सभा अपेक्षाकृत छोटी, वरिष्ठ और परामर्शदात्री संस्था थी, जबकि समिति बड़ी, व्यापक और जनप्रतिनिधि संस्था थी। तो जो सभा थी वो छोटी होती थी, उसमें वरिष्ठ और परामर्श देने वाली संस्था उसको माना जाता था, और जो समिति थी वो बड़ी होती थी और उसको जनप्रतिनिधि और निर्णय लेने वाली संस्था माना जाता था। हालांकि दोनों की भूमिकाएं अलग थी, परंतु उनके बीच का संपर्क और सहयोग बहुत घनिष्ठ था। दोनों संस्थाएं राजा को उत्तरदायी बनाती थी, शासन में सलाह देती थी और समाज के लोकतांत्रिक सेवाओं को बनाए रखती थी। तो इनके जो कार्य थे वे तो अलग अलग थे, लेकिन दोनों का जो उद्देश्य था, जो मकसद था, वो एक ही था। इनका उद्देश्य यही था कि राजा को जवाबदेह बनाना और शासन में जनता की आवाज शामिल करना। तो सभा का झुकाव नीतिगत और न्यायिक विषयों की ओर था, जबकि समिति राजनीतिक निर्णयों, जन आवाज को
व्यक्त करती थी। तो जो सभा होती थी वो आपका एक राजनीतिक नीतिगत तौर पे होती थी, और जो समिति होती थी उसमें जन आवाज को महत्व दिया जाता था। तो मान लीजिए राजा कर बढ़ाना चाहता है, सभा कहेगी यह नीति उचित नहीं है, जनता पर बोझ बढ़ेगा। तो समिति बहुमत से इसका विरोध करेगी और राजा को अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। यानी जो सत्ता पर नियंत्रण का असली तंत्र है वो सभा और समिति के दोनों के संतुलन से ही होता है। तो ये तो हमने आपका सभा और समिति के जो मध्य संबंध है, उनके बीच में जो भी संबंध है उसको देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो हमारा आता है सभा और समिति की तुलनात्मक व्याख्या। अर्थात तो उनमें तुलना करना, उनके बीच जो भी तुलना का व्याख्या है उस तुलनात्मक व्याख्या उसके बीच में करना। सभा और समिति दोनों ही वैदिक काल की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं थी, जिनका उद्देश्य था जनता की भागीदारी से शासन करना और राजा को उत्तरदायी बनाए रखना। तो जो सभा थी, ये दोनों ही आपकी सभा और समिति जो थी ये दोनों ही आपकी राजनीतिक संस्थाएं थी, प्राचीन काल की, वैदिक काल की। और दोनों का उद्देश्य यही था कि जनता की भागीदारी से शासन हो और राजा को उत्तरदायी बनाए रखा जा सके। सभा एक छोटी, सीमित और वरिष्ठ लोगों की संस्था थी, जिसमें विद्वान, वृद्ध और कुलपति शामिल होते थे। इसका कार्य राजा को सलाह देना, न्याय से जुड़े मामलों पर विचार करना और शासन में नीति निर्धारण में सहयोग करना था। तो जो सभा थी वो छोटी थी, उसमें वरिष्ठ लोग होते थे और उसमें विद्वान लोग शामिल होते थे, और सभा का कार्य यही होता था कि राजा को सलाह देना या शासन में नीति निर्धारण में सहयोग करना, ये सभी सभा का कार्य होता था। और जो समिति थी वो सभा से थोड़ी बड़ी होती थी, समिति सभा से बड़ी संस्था थी, और उसमें आम लोग, योद्धा और गृहस्थ शामिल होते थे। समिति राजा के चुनाव, नीतिगत निर्णय और युद्ध की अनुमति जैसे बड़े फैसलों में भाग लेती थी, और जो समिति थी वो जनता की सीधे भागीदारी का प्रतीक थी। तो सभा आपकी एक छोटी थी और समिति जो हो गई वो आपकी एक बड़ी संस्था हो गई। और समिति का कार्य यही होता था कि राजा के चुनाव कराना, नीतिगत निर्णयों पर फैसले लेना, युद्ध की अनुमति देना, ये सभी आपका समिति का काम होता था। और समिति को जनता की भागीदारी की संस्था भी कहा जाता था। तो जो दोनों ही संस्थाएं थी, दोनों संस्थाएं अलग अलग कार्य करती थी, लेकिन जो शासन को संतुलित, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने में ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक थी। अर्थात जो इनका कार्य था वो तो अलग अलग था, लेकिन जो इनका उद्देश्य था वो आपका सेम उद्देश्य था। तो सभा जहाँ स्थिरता और अनुभव का प्रतीक थी, वहीं जो समिति है वो लोकतंत्र और जनशक्ति का प्रतीक थी। तो यही दोनों के बीच में तुलना कर ली हमने, सभा और समिति की तुलनात्मक व्याख्या कर ली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उसमें ही हम इसमें देखते हैं मुख्य तुलना बिंदु। तो ये सभी बातों को लिख दिया हमने, जो ऊपर हमने अभी समझा उस सभी बातों को हमने एक तुलनात्मक बिंदु के रूप में लिख दिया। अर्थात जो सभा होती है वो छोटी और वरिष्ठ लोगों की होती है, और जो समिति होती है वो बड़ी और जन आधारित होती है। सभा में बुद्धिजीवी, वृद्ध और कुलपति होते हैं, और जो समिति होती है उसमें आम जनता, युद्ध और गृहस्थ होते हैं। सभा का कार्य सलाह देना और न्याय करना होता है, और जो समिति का कार्य होता है वो नीति बनाना और निर्णय लेना होता है। सभा विचारशील और स्थिर संस्था थी, और जो समिति थी वो गतिशील और जन भागीदारी वाली संस्था थी। तो समिति का प्रभाव राजा के चयन और निर्णयों पर अधिक था, और जो सभा थी वो केवल मार्गदर्शन करती थी। सभा में निर्णय अल्पसंख्यक बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा होता था, और जो समिति में निर्णय होता था वो बहुमत और जनमत द्वारा होता था। सभा अधिकतर धार्मिक और नैतिक विषयों पर केंद्रित थी, और जो समिति थी वो राजनीतिक और प्रशासनिक विषयों पर केंद्रित होती थी। तो जो सभा और समिति है दोनों का ही उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, एक साथ मिलता है, जिसमें राज्ञ सभाएं समितो च। इसका जो अर्थ है, इसमें आपका जो सभाएं है इसका मतलब आपका सभा होगा, जो समितो है इसका मतलब आपका समिति हो गया। तो ऋग्वेद में आपका दोनों का उल्लेख ही साथ साथ मिल गया। तो सभा एक तरह की राज्यसभा जैसी संस्था थी, और जो समिति है वो आपकी लोकसभा जैसी थी। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, जो आपका सभा का आधुनिक रूप है वो आपका राज्यसभा हो गया, और जो आपका समिति का आधुनिक रूप है वो आपका लोकसभा हो गया। तो जो राज्यसभा और लोकसभा है ये आपके प्राचीन वर्जन में भी देखी जाती है। तो सभा में विचार विमर्श प्रमुख होता था, और जो समिति थी उसमें मतदान और जन निर्णय प्रमुख होता था। तो ये अपने आपके कुछ तुलना के बिंदु देख लिए, जो मुख्य तुलना बिंदु थे उसको हमने देख लिया। तो एक तरीका से हम ये कह सकते हैं जो हमारी सभा है वो हमारी स्थिरता और अनुभव का प्रतीक है, और जो हमारी समिति है वो हमारी लोकतंत्र और जनशक्ति का प्रतीक है। तो इतना सब देखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम आपका यही देखेंगे, सभा और समिति वैदिक काल की दो प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं थी। अर्थात जो वैदिक काल में जो राजनीतिक संस्थाएं थी उनको हमने सभा और समिति के रूप में देखा,
और दोनों का उद्देश्य यही था जन सहभागिता से शासन को नैतिक और उत्तरदायी बनाना। तो दोनों संस्थाएं प्राचीन भारत में लोकतंत्र की नींव थी और इनका उद्देश्य यही था कि जन सहभागिता से शासन को नैतिक और जवाबदेह बनाया जा सके। सभा वरिष्ठ और सलाहकार संस्था थी जिसमें सीमित वरिष्ठ और सलाहकार होते थे। समिति जो थी वो आपकी व्यापक प्रतिनिधि और निर्णयकारी संस्था थी। दोनों संस्थाएं जो होती थी सभा और समिति, उसमें शासन में शक्ति का केंद्रीकरण रोका जाता था और राजा इन संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी रहता था। तो राजा ही इनका जो हेड होता है वो आपका राजा के रूप में ही देखा गया है इसमें। तो न्याय नीति युद्ध शासन से जुड़े विषयों पर दोनों की भूमिका होती थी, अर्थात दोनों पे ही आपका अधिकार होता था। ऋग्वेद में हमारा दोनों का उल्लेख एक साथ मिलता है, राज्य सभाएं समितोचय में। और इनसे हमें यह भी पता चलता है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें वैदिक काल में ही थी। तो सभा स्थिरता और विचार का प्रतीक थी। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण रोकने में इनकी बड़ी भूमिका रही और ये दोनों ही राजा के प्रति जवाबदेह होती थी। तो ये तो हमने आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया, जिसके साथ हमारा ये जो हमारी यूनिट है ये हमारी यहीं खत्म होती है। तो आज हम गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन सच ये है कि लोकतंत्र के बीज वैदिक काल में ही बो दिए गए थे। तो सभा और समिति के रूप में वैदिक काल में जो लोकतंत्र है उसको बो दिया गया था। यही वजह है कि जो भारतीय राजनीतिक परंपरा है वो हजारों साल पुरानी और आज भी जीवंत है। तो इतना सब देखने के बाद हमारा जो यूनिट नंबर 4 है सभा और समिति, ये हमारी कंप्लीट होती है यहीं पे। तो ये थी आपकी 4th यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हैं। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहे, जहां हम बात करेंगे राज्य और राष्ट्र के बारे में। जो हमारी यूनिट नंबर 5 है राज्य और राष्ट्र, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।